हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 25 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। जो कुमार गौरव सर करंट अफेयर 1 घंटे 40 मिनट में करते हैं, वही करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में ललन टॉप प्रश्न हम रिवीजन के तौर पे 20 से 22 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी वीडियो फास्ट रहेगी क्योंकि रिवीजन देखेंगे। आज का तारीख है 25 जनवरी और हम आज के ही तारीख का करंट अफेयर सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज के 25 जनवरी 2024 के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है। तो भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी, यानी फ्रांस और यूएई के साथ भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। डेजर्ट नाइट अभ्यास, डेजर्ट नाइट अभ्यास यह जो है किसके बीच हुआ है। तो यह हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच इसका आयोजन होता था, लेकिन अब की बार 2024 में यूएई ने भी इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो पहली बार यूएई भी इसमें शामिल हुआ है। यह एयरफोर्स का अभ्यास है, यानी वायुसेना का अभ्यास है। यह अभ्यास कहाँ पे हुआ है। तो यह अरब सागर के ऊपर इसका आयोजन हुआ है। आप भारत का मैप देख सकते हैं, तो ये आपका श्रीलंका हो जाता है। ये भारत के पश्चिम में जो सागर स्थित है इसे अरब सागर कहते हैं, और भारत के पूर्व में जो खाड़ी स्थित है इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो याद रखेंगे, भारत, फ्रांस और यूएई ने पहली बार एक साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया है, ये आप याद रखेंगे। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न है, वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स अभ्यास, तो ये चारों अभ्यास किसके बीच होता है। इंडिया और फ्रांस के बीच। जायद तलवार, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, ये दोनों अभ्यास किसके बीच होता है। तो इंडिया और यूएई के बीच होता है। नेक्स्ट है जिम्बेक्स अभ्यास, सिन्यू मैत्री अभ्यास, धर्म गार्जियन अभ्यास, सहयोग काइजिन अभ्यास। ये चारों अभ्यास इंडिया और जापान के बीच होता है। जबकि नेट पोलरेक्स 9वें क्रम का अभ्यास कहाँ पे हुआ था। यह गुजरात में हुआ है। नेट पोलरेक्स यह किस प्रकार का अभ्यास है। तो प्रदूषण रोकथाम अभ्यास है। पोल यहाँ पे दिया गया है, तो पोल का मतलब हो जाता है पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हरिमो शक्ति अभ्यास, यह किसके बीच होता है। तो इंडिया और मलेशिया के बीच। जबकि बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास, यह किसके बीच होता है। यह इंडिया और बांग्लादेश के बीच इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबील 4, अबाबील 5, अरास, बाबर और कर्रार शामिल किए गए हैं। तो किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबील 4, अबाबील 5, बाबर, अराश और कर्रार, ये सभी ड्रोन शामिल किए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन ईरान में जो है 5 प्रकार की घरेलू ड्रोन शामिल किए गए हैं, जिनका क्या नाम है, अबाबील 4, अबाबील 5, और इसके बाद अरास, बाबर और करार। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, ईरान में 5 ड्रोन शामिल किए गए हैं, जिसका नाम है अबाबील 4, अबाबील 5, अरास, बाबर और करार। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इनकी खासियत क्या है। तो इसमें अबाबील 4 और 5 क्या है, निगरानी रखने वाला ड्रोन है। जबकि अरास और बाबर क्या है, तो यह आत्मघाती हमला करने के लिए ड्रोन है। और जो करार है, यह अधिक ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। तो इन पांचों की विशेषता यही है। अगर बात करें ईरान की राजधानी की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान में एक स्थान है जिसका नाम है रामसर। यहाँ पे जो है 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर बात करें कि भारत में आर्द्रभूमि कितनी है, तो 75 आर्द्रभूमि है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 रामसर साइट तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये पांचों घरेलू ड्रोन कहाँ पर विकसित किए गए हैं। तो ईरान में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में,
एससीओ का नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो यह ईरान है। अगर बात करें एससीओ का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था, यानी होस्ट कौन सा देश था? तो अपना भारत था। ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य कौन कौन से हैं, यानी कि ब्रिक्स में भाग लेने वाले नवीनतम कौन कौन से देश हैं? तो इसमें भाग लेने वाले 5 देश हैं, यानी 5 देशों ने इसमें सदस्यता ली है। वैसे 6 देशों ने घोषणा करी थी, लेकिन अर्जेंटीना ने अभी शामिल होने से मना कर दिया है। तो 5 देशों ने ब्रिक्स में सदस्यता ली है: ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और इथोपिया। ब्रिक्स का 2024 का अगर बैठक की बात करें कहाँ पर होगा, तो यह बैठक होगा रूस में। ठीक है, 2024 का। भारत ने ईरान में कौन सा बंदरगाह बनाया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाबहार। और चीन ने पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह बनाया था? तो ग्वादर बंदरगाह बनाया था। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह बनाया था। तो इसी के काउंटर में भारत ने ईरान में कौन सा बंदरगाह बना दिया? तो चाबहार बंदरगाह बनाया है। क्या ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो हाँ, लगती है। कैस्पियन सागर से जो है किस किस देश की बाउंड्री लगती है? तो आप देख सकते हैं ईरान की, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। तो इन सभी देशों की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुई है? तो 2024 में ऑस्कर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री नामित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू किल अ टाइगर। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं ऑस्कर के। ऑस्कर 2024 में, ठीक है, ऑस्कर 2024, इसे जो है ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। यह लॉस एंजल्स में प्रदान किया जाता है। अब की बात 2024 का क्रम ऑस्कर का कौन सा है? तो 96वां क्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। भारत की ओर से जो है शामिल सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो जिसका नामांकन हुआ है उसका नाम है टू किल अ टाइगर। ठीक है, और यह किसकी डॉक्यूमेंट्री है? तो निशा पाहुजा का है। ये वर्तमान में कहाँ पे रह रही हैं? तो ये कनाडा में रह रही हैं, लेकिन ये इनका मूल जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अपने भारत में हुआ था। इन्हीं की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर, जो अभी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में शामिल हुआ है ऑस्कर 2024 में। ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ललन टॉप प्रश्न में ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया। और इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो इन्हें गांधी फिल्म के लिए दिया गया था 1983 में। लाइफ टाइम ऑस्कर श्रेणी में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो सत्यजीत रे को प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ था? तो 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार कौन है? तो नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार हैं एम किरवानी। और फिल्म कौन सा है? तो RRR है। इसे जो है सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ जो है द एलिफेंट व्हिस्पर को भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। और यह द एलिफेंट व्हिस्पर क्या है? यह डॉक्यूमेंट्री, यह शार्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसे भी और नाटू नाटू सॉन्ग दोनों को एक साथ ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2009 में किस गाने के लिए भारत को ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो यह गाना है जय हो। और मूवी कौन सी थी? तो स्लमडॉग मिलियनेयर। ठीक है, तो यह मूवी थी। और यह गाना किसने गाया था? तो यह गाना गाए थे AR रहमान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि यह सॉन्ग किसका था, तो यह गुलजार साहब का सॉन्ग था। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी को। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 24 जनवरी को 2 दिवस मनाए गए हैं। पहला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार कब स्टार्ट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो 2019 में। इस प्रकार से अब की बार छठा क्रम है। ठीक है, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो यह SDG गोल 4 में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना हर किसी को, इसके लिए जो है SDG नंबर 4 को निर्धारित किया गया है। अब की बार बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? तो अस्थाई शांति के साथ सीखना। अस्थाई शांति के साथ सीखना, यानी पढ़ना लिखना किस प्रकार से? तो शांति के साथ। ठीक है, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। इसके बाद 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
पहली बार यह कब सेलिब्रेट किया गया था? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आज की तारीख यानी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को 2 दिवस याद रखेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दूसरा राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब ललन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा जापान के साथ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन अमोनिया, इसका मतलब होता है क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ईंधन। यह समझौता, ग्रीन अमोनिया का समझौता भारत और जापान के बीच यह समझौता हुआ है। यानी जापान से जो पहली सप्लाई है ग्रीन अमोनिया की, अगर भारत के प्रांत में पूछा जाए किस राज्य में आएगा, तो यह उड़ीसा में पहली इसकी सप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन अमोनिया का समझौता भारत और जापान के बीच होगा। जापान से पहली ग्रीन अमोनिया किस राज्य में आएगा? तो यह उड़ीसा में आएगा। इसकी पहली सप्लाई उड़ीसा में होगी। अगर बात करें विश्व का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट, विश्व का पहला है ग्रीन अमोनिया प्लांट, यह कहाँ पर लगाया गया है? तो यह राजस्थान के ज़िले बीकानेर में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 2021 में। तो विश्व का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? अपने भारत में बीकानेर राजस्थान में। और कब लगाया गया था? 2021 में। अगर बात करें जापान की, ठीक है, तो जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। ठीक है, एन है, इसका लोगो आप देख सकते हैं। और जापान में जो संसद है उसको क्या कहते हैं? तो उसे डाइट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान में जो है जापान के PM कौन है? तो फूमियो किशिदा हैं। और जापान के 4 प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ये 4 द्वीप हैं जापान के। अगर बात करें जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो होन्शु है। और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो वो भी होन्शु पे है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो यह होन्शु द्वीप पर है। ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं। पहला लैब में बना कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो लैब में बना पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र, ठीक है, ये नैना लिख दिया गया है, ये नैनो रहेगा। तो पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो यह कलोल गुजरात में लगाया गया था। और दूसरा कहाँ पर लगाया गया है तरल नैनो यूरिया संयंत्र? तो अपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दूसरा प्रयागराज में, पहला कलोल में। यूरिया गोल्ड, यह कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सीकर राजस्थान से इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PM मोदी जी के द्वारा। और यूरिया गोल्ड को क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इसे लॉन्च PM मोदी जी के द्वारा किया गया था। लूपेक्स, यह है चांद के लिए एक मिशन भेजा जाएगा। इसमें जो है जिसका नाम है लूपेक्स मिशन। ठीक है, तो इसमें जो है किस देश की एजेंसी काम करने वाली है? अंतरिक्ष एजेंसी। तो भारत की इसरो और जापान की जाक्सा, तो इन 2 स्पेस एजेंसियों के द्वारा लूपेक्स मिशन भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 6वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? तो X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस एजेंसी ने किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नासा ने। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह USA की है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। X-59 यह क्या है? यह एक शांत सुपरसोनिक विमान है। तो शांत का मतलब हो जाएगा किसी देश में जो है जासूसी करने के लिए, उसके डाटा को संग्रहण करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है, जिसका क्या नाम है? X-59 शांत सुपरसोनिक विमान। किसने बनाया है? तो यह बनाया है नासा और लॉकहीड मार्टिन कंपनी, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर X-59 शांत सुपरसोनिक विमान बनाया है। जो कि ये दोनों कहाँ की हैं? ये USA की हैं। इसमें लिखा है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक इसका मतलब होता है इसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड होगी 1 मैक से 5 मैक के बीच।
यानी कि यह आकाश में उड़ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इतनी तेज़ी से उड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ध्वनि की स्पीड होती है उस स्पीड से कितना ज़्यादा है, तो 1 से 5 गुना इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे X-59 शांत सुपरसोनिक विमान किस देश का है, तो यह USA का है। कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस क्या है, तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस किसके द्वारा बनाया गया था, तो इंडिया और रूस ने मिलकर इसे बनाया था। और ब्रह्मोस किस पर आधारित है, तो यह फायर एंड फारगट श्रेणी पर आधारित है, यानी दागो और भूल जाओ। यह अपने निशाने को लॉक कर दो, इसके बाद इसे छोड़ो, फिर भूल जाओ। ये जहाँ पर इसका निशाना जाएगा ये मिसाइल वहीं पर जाके उसको ब्लास्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समर क्या है, तो समर है एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अगर कोई भारत के ऊपर बाहरी मिसाइल से आक्रमण करेगा तो उसके रक्षा के लिए भारत ने समर विकसित किया है, ठीक है। इसका मतलब होगा समर यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें जो है सरफेस टू एयर अटैक करने वाला है, ठीक है। ये आपका समर हो जाएगा। कोई बाहर से अगर कोई मिसाइल आएगा तो समर में एक मिसाइल लगी है जिसका क्या नाम है, आकाश मिसाइल। तो इधर से आकाश मिसाइल छूटेगा, इस मिसाइल को इसी हवा में जो है नेस्तनाबूद कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसरो की अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के हेड है एस सोमनाथ जी। और इन्हीं की आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। तो शेर जिसने चांदनी पी ली किसका आत्मकथा है, तो एस सोमनाथ जी का। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत का शेयर मार्केट विश्व के शेयर मार्केट में कौन सा स्थान हासिल किया है, प्रश्न यह है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा स्थान भारत का हो गया है शेयर मार्केट में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इक्विटी मार्केट कहिए या शेयर मार्केट, दोनों बात एक ही है। इसमें जो है टॉप 5 शेयर मार्केट कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर USA है, दूसरे पर चीन है, चौथे पर जापान है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर पहले हांगकांग था, लेकिन 2024 में भारत चौथे स्थान पर आ गया है, तो 5वें स्थान पर हांगकांग हो गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इक्विटी मार्केट में अपने भारत का चौथा स्थान है और पहले स्थान पर USA है। अब बात करते हैं नास्डॉक, यह किस देश की जो है शेयर मार्केट है, तो यह USA का शेयर मार्केट है। कॉस्पी यह कोरिया का है, निक्की यह जापान का है। और अब महत्वपूर्ण अपने भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत में 2 शेयर मार्केट हैं, एक तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह भारत का है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है, तो निफ्टी जारी किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक मार्केट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 75 में हुई थी। अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका मुख्यालय है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है, तो इसके द्वारा सेंसेक्स जारी किया जाता है। इन दोनों संस्थाओं को, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों संस्थाओं को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। और सेबी की वर्तमान महिला हेड कौन है, यानी भारत की पहली सेबी महिला हेड कौन है, तो माधवीपुरी बुच हैं, ये आप याद रखेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन होंगे, यानी टेनिस में युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो टेनिस के डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे कौन कौन है, तो रोहन बोपन्ना है और मैथ्यू एल्डन है। तो रोहन बोपन्ना अपने भारत के हैं और मैथ्यू कहाँ के हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। रोहन बोपन्ना की अगर उम्र की बात करें तो ये 43 साल के हैं, ये आप याद रखेंगे। तो टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो रोहन बोपन्ना है। और टेनिस डबल्स में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पर कौन है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डन है।
ये आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो ये रोहन बोपन्ना बनाए गए थे। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा प्रश्न है ललन टॉप प्रश्नों में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है ईगा स्वेटक को, और ये किस देश की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। अगर बात करें US ओपन यानी अमेरिकन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। जबकि महिला वर्ग में कौन जीती हैं? तो कोको गॉफ जीती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें नोवाक जोकोविच ये किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। और कोको गॉफ कहाँ की हैं? तो ये USA की हैं। इसके बाद डेविस कप 2023 किसने जीता है? तो यह इटली ने जीता है। और डेविस कप किसका कप है? तो टेनिस का कप है। इसके बाद टेनिस में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो टेनिस में ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। और इन्होंने टेनिस में कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? किसी भी इंसान को अगर पेन होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो एंटीबायोटिक ले लेता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसी को देखते हुए एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए केरल ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया है? केरल ने। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑपरेशन अमृत किसने की शुरू किया है? केरल ने। क्यों शुरू किया है? क्योंकि एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल के द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं जो शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन अजय यह भारत ने शुरू किया था इजराइल में, ठीक है। तो इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल में शुरू किया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति, यह किसने शुरू किया था? तो यह भारतीय सेना ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? क्योंकि जम्मू कश्मीर के तहत यानी कि पूरे भारत में अगर कोई आतंकी गतिविधि होता है तो आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन करुणा, ये कहाँ शुरू किया गया था? तो भारत के द्वारा यह म्यांमार में शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान में शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की और सीरिया में भूकंप के दौरान उनकी हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की और सीरिया में शुरू किया था। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो BCCI ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। BCCI के हेड की अगर बात करें तो BCCI के वर्तमान हेड हैं रोजर बिन्नी। अभी जो है BCCI के द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह 2 लोगों को दिया गया है। किसे दिया गया है अब देख लेते हैं। तो भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री को मिला है और इनके साथ फारूक इंजीनियर को भी CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है BCCI के द्वारा। अब देख लेते हैं अभी जो है BCCI के द्वारा और किस श्रेणी में महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार, तो पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है सुमन गिल को। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? पॉली उमरीगर पुरस्कार तो दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका माधव राव सिंधिया ट्रॉफी, यह किसके लिए दिया जाता है? तो यह रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो माधवराव सिंधिया ट्रॉफी में का रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो मयंक अग्रवाल को किया गया है। अगर माधवराव सिंधिया ट्रॉफी के अंतर्गत रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले के लिए जो है माधवराव सिंधिया ट्रॉफी किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जलज सक्सेना को, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन उसके साथ पूरी लल्लन टॉप और व्याख्या कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद,
जय भारत।